नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत अमेरिका के साथ एक बहुत ही बड़ी व्यापारिक युद्ध की स्थिति में है। ये व्यापारिक युद्ध है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की हर एक चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको दिख रहा है कि एक बड़ा मसला है, लेकिन बात आज हम अंदरूनी राजनीति की करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार वो राज्य है जिसके चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं और ख़ास तौर से 2029 तक के जिन चुनाव में जातीय राजनीति असर डालती है, उनके लिए बिहार एक मैसेज की तरह होता है। अगर हम बीजेपी यानी दोनों गठबंधन अभी तक, जो चाहे वो एनडीए हो गठबंधन या फिर वो इंडी गठबंधन हो, दोनों ने अपने मुद्दे अब तय कर लिए हैं। अब रणनीति जो है वो बन चुकी है और जो जो उनको लगता है कि जीत के लिए उनके मुद्दे हैं, उनको अब उछालने की ज़रूरत है। अगर हम बीजेपी के एंगल से शुरुआत करते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या हो सकती हैं, या बीजेपी के लिए जो जीत के लिए जो रास्ते में रोड़ा हो सकता है वो क्या हो सकता है। बीजेपी के लिए जो सबसे पहला सवाल उठता है, आखिर क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बाकी तमाम चुनाव में बहुत असर करता दिखता है, लेकिन 1990 से लेके आज तक बिहार में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिहार में जातीय समीकरणों की लड़ाई ने एक एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर को बिल्कुल मृत प्राय किया हुआ है। आप लगातार देखते हैं कि नीतीश कुमार इधर हैं कि उधर हैं, इस पर चुनाव बदल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ना हो ये कभी चुनाव नहीं हुआ है अभी तक। और इस बार भी उनकी अगर आप देखेंगे, शुरुआती ज़रूर कोशिश की राष्ट्रीय जनता दल या उनके सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने शुरू किए और उसको काफ़ी स्टेज पर उनकी कई सारी जो ऐसी एक्टिविटी थी जिनको दिखाया गया और ये कोशिश की गई कि उनको मानसिक तौर पर अब वो इस स्थिति में नहीं है कि बिहार जैसे बड़े राज्य का शासन चला सकें। लेकिन आपने देखा थोड़े दिन बाद इस इशू की हवा निकल गई, क्योंकि आरजेडी भी ये जानती है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी के बहुत मायने नहीं रहते, क्योंकि उनके खुद के परिवार ने 15 साल तक लगातार राज किया था, यानी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी नहीं थी। अब वो 20 साल राज कर चुके हैं, तो लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए भी नहीं है और इस बार भी ये असर में नहीं है। वहाँ जातीय समीकरण मायने रखते हैं। तो फिर ऐसा अगला फिर मुद्दा क्या हो सकता है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है जातीय समीकरणों को साधना। ये एक ऐसी फांस है जो बीजेपी को आज तक इस राज्य में अपने दम पर चुनाव जीतने की ताकत नहीं देने देती। इस बार भी बीजेपी के लिए जातीय गणित सुलझाना सबसे बड़ी समस्या है। वो सिर्फ टिकटॉक से नहीं होता, हालांकि उनके साथ नीतीश कुमार साथ में खड़े हुए हैं और एक जो बैलेंस कहा जाता है वो उनकी तरफ झुक गया है। लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी इसके अपनी जीत के लिए रणनीति बनाती है, क्योंकि 20 साल का शासन और फिर कानून व्यवस्था को लेकर उठते हुए सवाल, फिर एसआईआर का मुद्दा और ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए लगता है कि परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तो पार्टी ने इसके लिए एक बड़ी रणनीति अपनी तैयार कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत की रणनीति है, लेकिन वो बीजेपी की जीतने के लिए तैयार की गई रणनीति है और इसके केंद्र में अमित शाह हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से बिहार के चुनाव के इंचार्ज हैं। वही ये तय कर रहे हैं कि आखिर कौन सी रणनीति होगी, किस जगह पर सीट किसको दी जाएगी और उस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। इन सब को अगर आप कहीं गहराई से देखते हैं तो वो अमित शाह हैं। अमित शाह ने उस मुद्दों को अपने तय कर लिया है। एसआईआर के मुद्दे का भी जवाब देना है और जो जातीय गणित है, चूंकि जातीय गणित में इसीलिए बीजेपी फेल होती रही, मतलब उसको एक पार्टी के तौर पर अपनी जीत से थोड़ी दूर खड़ी रही, कि वहां सबसे बड़ी ओबीसी कम्युनिटी के तौर पर जो यादव वोट है वही आरजेडी वोट है। यानी आरजेडी का अगर कोई बेस है तो वो आज तक इंटैक्ट है, वो यादव वोटर्स है। लिहाजा उनके साथ फिर मुस्लिम वोटर्स हैं जिसमें कोई टूट नहीं दिख रही। तो जो माई समीकरण है, इसके इतर बीजेपी को अपनी जीत की रणनीति बनानी है। तो बीजेपी ने इस जातीय कैलकुलेशन का कल एक बड़े जो पुनौरा धाम है उसके मंदिर के जो समग्र विकास का शिलान्यास किया है, उससे इस गणित को तोड़ने की कोशिश की है। सिर्फ ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, जिन लोगों को ये लग रहा है धार्मिक कार्यक्रम है या फिर दूसरे तरीके से, नहीं, इसके पीछे एक बड़ी गहरी की गई स्टडी है जो बिहार के चुनाव में बीजेपी के जीत की तैयारी है। बीजेपी
अपने लिए जातीय गणित को तोड़ देना चाहती है ताकि उसको आरजेडी के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। पुनौरा धाम आप सब जानते हैं कि वो माँ जानकी का मंदिर है। वहाँ माँ जानकी के मंदिर के साथ वहाँ उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। और वही जो अगर हम ये कहें कि वहाँ आज तक विकास की कहानी थोड़ा दूर है। मिथिलांचल मधुबनी के इस इलाके में आपको विकास की कहानी इतनी दूर दिखाई देती है जैसे कि पटना से उस शहर की दूरी है। अगर आप बीजेपी की रणनीति पर गौर करते हैं, या बीजेपी ने पिछले कुछ समय से जिसमें वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास को दोनों को जोड़कर चलती है और उसके बाद अपने वोटर तक मैसेज देती है, ये उसका एक कामयाब मॉडल है अभी तक के चुनाव में। काशी का कॉरिडोर उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की विजय की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक पताका के तौर पर आज पूरी दुनिया में देखी जाती है, क्योंकि काशी का पर्यटन आपको इस तरह से बढ़ता हुआ दिखता है। जो तीर्थाटन है, जो धार्मिक टूरिज्म है, वो भारत की ताकत के तौर पर बीजेपी स्टैब्लिश करती है और उसके बाद अंदर वो अपने वोटों के लिए एक रास्ता भी सुगम करती है। अयोध्या मंदिर, भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर ने सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य या उसको नहीं, अगर आप इकोनॉमी पर देखते हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर वहां दिखाई देता है। आप देखिए कि अयोध्या, जिस शहर को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, जिस फैजाबाद से अयोध्या तक जाने के लिए रहने के लिए कोई होटल नहीं होता था, वो अयोध्या आज दुनिया की बड़ी होटल चेन को वहाँ बन रही है। आपको वहाँ ज़मीनें नहीं मिल रही हैं। वहाँ लोग किस तरह से पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू है वो जीवन में एक बार अयोध्या जरूर आना चाहता है। अगर इसी को हम बिहार में लाके रखते हैं तो बिहार, जिसका नाम ही विहार था, यानी बौद्ध मठों के साथ, या विहार का एक हिंदी अर्थ और भी है, उसके साथ भी अगर हम देखते हैं तो वो सारा रिश्ता एक रम्य और सुरम्य और एक धार्मिक पहचान की ज़मीन है। और अगर हिंदू परंपराएं हैं, हिंदुओं के पौराणिक आख्यानों में अगर हम देखते हैं तो वो तो माँ सीता की जगह है। लेकिन इसके बावजूद आपको पर्यटन या जो धार्मिक यात्रा है और उससे आय का अगर बात करते हैं तो बिहार अभी पहले राज्यों में नहीं आता है, क्योंकि विकास का बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ कम है, जबकि वहाँ बहुत सारे धार्मिक हो रहे हैं। तो ये विकास के रास्ते पर तो है, क्योंकि जिस तरह से इसको जोड़ा गया है, अयोध्या के साथ मिथिलांचल को सीधा जोड़ा जा रहा है, जिसके साथ बड़े हाईवे जो 8-8 लेन के हो सकते हैं एक तरफ से, और इस तरह के जो ट्रेनें हैं जो सीधी वहां जाएंगी, और वहां जाएंगी तो बाकी सब राज्य उससे भी आएंगी। ये सब चीज़ें हो रही हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर बनने की जो परिकल्पना दी गई है, जिस तरह का ढांचा है, वो उसी परिवार के द्वारा बनाया जा रहा, सोमपुरा परिवार, जिसने अयोध्या के मंदिर का निर्माण के लिए जो नक्शा तैयार किया है। और इस मंदिर का 5 फीट अंतर, चूंकि मैं मंदिर के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इसका वो क्या है, बीजेपी इस पर जोर क्यों दे रही? कि एक तो बीजेपी को मालूम है कि जातीय गठबंधन अगर तोड़ा जा सकता है, हिंदुओं के बीच का जो जातीय विभाजन है उसको तोड़ के ही बीजेपी अपनी जीत की बुनियाद रख सकती है। क्योंकि अगर वहां 19% वोट एक साथ एक पार्टी को पड़ता है, मुस्लिम वोट, जिसमें से बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं आता, सिर्फ उनके एक नेता इंद्रेश कुमार के बयानों के अलावा, वो पूरी तरह से एंटी बीजेपी वोट होता है। यादव वोट की जो संख्या है वो भी लगभग 10 से 12% अगर आप देखते हैं तो वो वोट भी बीजेपी के खिलाफ एक तरफा जाता है, क्योंकि वही प्राण है, वही संजीवनी है आरजेडी की, या आरजेडी के नेतृत्व में लड़ रहे इंडी गठबंधन की। और बाकी जातियों में जो विचलन होता है वही बीजेपी की जीत का उसकी दूरी बनाता है। तो इस बार चूंकि एक धार्मिक वो उसके साथ है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसके साथ जातीय, क्योंकि जब आप एक धर्म की बात करते हैं, पूरे धर्म की बात करते हैं, तो जातीय गठबंधन से दूरी बनाते हैं। लेकिन इतना भी नहीं है, ये भी बहुत सहज आकलन है। दरअसल हम और अंदर जाते हैं। बीजेपी का इस बार का मुद्दा, चूंकि बीजेपी ये जानती है बिहार ऐसा राज्य है, अगर डाटा भी आपको दिखाई देंगे तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा वोट कर रही हैं। अगर हम उसको देखें, बिहार में महिलाओं के टर्नआउट का पिछली बार 2020 और 2024 में ये पैटर्न क्लियर था। अगर आप उसको देखेंगे कि बिहार में लगभग ऐसे 1000 वोट वाले मार्जिन वाली सीटें थी 11, जिसमें हिलसा, बारबीघा, भोरे, रामगढ़, मठानी, दहरी, बछवारा, चकई, कुंडरी, बखरी, परभट्टा, ये हाई वर्नेबिलिटी की सीटें थी।
लेकिन अगर आप इनको देखते हैं, यहां अगर महिलाओं के वोटों में कुछ भी चेंज आता है, मामूली सा फर्क भी पूरा बदल देगा। माफ कीजिएगा। जो सीटें बहुत नैरो मार्जिन की थी वो ज्यादातर सीतामढ़ी के आसपास है। देखिए, हिलसा, बरबीघा, भोरे, रामगढ़, मैथानी, डेहरी, बछवाड़ा, चकई, कर्नाक, और ये सब 2020 में 1000 वोट मार्जिन वाली थी। इसीलिए अगर बीजेपी महिलाओं की उस बढ़ी हुई वोट को, चूंकि ये बाकी राज्यों में भी कई बार अंतर आपको दिखता है, लेकिन बिहार में ये अंतर 7 से 12% और 5 से 8% तक का अंतर आ रहा है। यानी जो वोटर्स है पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 5 से 6% ज्यादा वोट कर रही हैं। और ये मंदिर जो है मां जानकी का मंदिर है, इसीलिए उन्होंने जो अमित शाह हैं, जब वो अपने प्रचार में उन्होंने जो शुरुआत की थी, उन्होंने इसी तरह की थी, सियावर रामचंद्र की जय, इस नारे के साथ की। फिर ये कहा कि माता सीता एक आदर्श बेटी हैं, आदर्श पत्नी हैं, माता और राजमाता हैं। यानी पूरे जीवन के उसमें महिलाओं की उस ताकत को उन्होंने पूरा दिखाने की कोशिश की। और बिहार में यही वो कारण है कि बीजेपी इस वक्त इस पूरे पिनौरा धाम के इतने बड़े विशाल तौर पर विकास के लिए जुटी हुई है। अगर हम देखते हैं कि महिलाओं का वोट जो लगातार नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहा है, अगर उसमें कोई विचलन भी आता है तो उस वोट को बीजेपी इस रणनीति के साथ वापस लाना चाहती है। क्योंकि बिहार में टर्नआउट लगातार ज्यादा है, और ये चूंकि आपने देखा जब पहली बार नीतीश कुमार ने 2006-07 में जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायतें हैं, उनमें 50% रिजर्वेशन तय कर दिया था। उसके बाद से फिर 2007 में उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल, ये सब वो मॉडल है जो दूसरे राज्यों ने भी अपनाए थे। नीतीश कुमार के इन सारे कदमों को दूसरे राज्यों में भी अपनाया गया था। और बीजेपी ने ये देखा कि नीतीश कुमार की ये ताकत चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का आधार बनती रही। यानी महिलाओं का ये एक बड़ा जो हिस्सा है वो नीतीश कुमार से कभी नहीं टूटा, और उसने उस महिलाओं के उस हिस्से ने जातीय सीमा रेखा को भी पार किया। यानी अगर पति या परिवार ये कह रहा था कि फला पार्टी को देना है चूंकि वो जाति आधार पर है, तब भी महिलाओं के वोट बहुत भारी तादाद में नीतीश कुमार पर पहुंचे। अब बीजेपी इस वोट को अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसीलिए वो इन 8 सीटों पर जो लोकल पॉलिटिक्स है, मोबिलाइजेशन है, वो जोर पकड़ेगा। इसको वो इसके साथ रख सकती है। इसके साथ जो है अगर हम और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हैं तो ये सारे सिनेरियो उसमें, जैसे हिलसा में 12, परभट्टा, यहाँ अगर महिला वोटिंग पैटर्न पर बात करें तो बीजेपी अगर इस जातीय गठबंधन उसको तोड़ती है, जातीय जकड़न को तोड़ती है, जो उसका मेन निशाना है, ये नहीं कि वो इस पर प्रयास नहीं कर रही, वही इसी के सहारे वो वहां तक पहुंच रही है। और यही जो रणनीति तैयार की है, ये अमित शाह एक अपनी सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं कि महिला वोटर को उनके जातीय दायरे से बाहर निकालकर, और चूंकि अभी आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले कई फ्रीबीज नीतीश कुमार ने दी है। नीतीश कुमार वो राजनेता थे, अगर आप देखेंगे, वो इस तरह की सब्सिडी कल्चर में बहुत यकीन नहीं करते, और उनको जिसका रिटर्न नहीं दिखता वो कल्चर देने में अक्सर हिचक थी। लेकिन इस बार वो खुलकर है। वो चाहे आप महिला वोटिंग अभी आपने देखा उनकी संख्या हो या जॉब्स की संख्या हो, उन सब में वो महिलाओं के वोटों को दिखा रहे हैं। तो अगर हम इस पर देखें 2020 के चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट 59.58 था, पुरुषों का 54.68, यानी इतना ज्यादा अंतर। और ये चुनाव में लगातार तीसरा चुनाव था। 2015 का जो वोटर टर्नआउट था उसमें 60.4 था, ये रिकॉर्ड 2015 के अंदर था। तो इसीलिए जो महिलाओं को आधारित जो राजनीति है, जो महिलाओं को टारगेट की जा रही है, यानी टारगेट का मतलब ये नहीं कि गलत शब्द है, मतलब जो महिलाओं को केंद्र में रखकर जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न बनाया जा रहा है वो है। यूं तो अभी देश में भी एक हल्का सा कुछ परसेंटेज अंतर रहा, जैसे फीमेल का 67.1 था 2019 में, और जो मेल का था वो 67.0 यानी 0.17 था। और 2024 में ये टर्नआउट 65.79 था। यानी देखें तो महिलाएं अब वोट ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन अगर दक्षिण पूर्व राज्यों की बात करें, केरला है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और इनमें महिला टर्नआउट पुरुषों के बराबर लगभग रहता है। लेकिन
बिहार में ये टर्न बिल्कुल बदल चुका है। बिहार में महिला वोटर्स अब पुरुषों को सरपास कर चुकी हैं और चुनाव की दिशा तय कर रही हैं। तो जब वो मां जानकी के मंदिर का उद्घाटन, माफ कीजिएगा, मंदिर के विकास के लिए जो एक विशाल योजना बनाई जाती है, तो ये विशाल योजना सिर्फ धार्मिक पर्यटन नहीं, बिहार की एक आय में साधन में जोड़ना, क्योंकि अभी बिहार के पास एक इतना, जहां हर एक उम्मीद की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल जो हिंदू जन समुदाय है जो 7 से 12 करोड़ अयोध्या एक साल में पहुंच सकता है, तो अगर उसका 75% भी मां जानकी तक पहुंचता है तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये अपने आप विकास की दौड़ में बढ़ता है। और विकास का अगर बिहार में देखें तो सबसे बड़ा असर, और कहीं भी देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली वो होती है, उसमें महिलाएं होती है, क्योंकि घर का खर्च उन्हीं को चलाना होता है। आप उस सब धार्मिक पर्यटन के आसपास आपको दिखेगा महिलाओं के उसकी जो, अगर मैं ये कहूँ कि महिलाओं का जो रोजगार की दर है वो भी आपको अलग दिखाई देगी। चूंकि ये अगर हम इसको देखें, मिथिला उत्तर बिहार के पूरे इलाके में महिलाओं में सीता माता के प्रति गहरी आस्था है। पुनौरा धाम को सीता जन्मस्थली ये सब जोड़ता है। पैटर्न मैं आपको बता चुका कि पुरुषों से ज़्यादा रहा। पिछले 3 चुनाव का मैं आपको 2010, 2015, 2020 के बीच में कई सीटों पर यह अंतर 6% से ज़्यादा है। जहां महिलाओं का टर्नआउट ज़्यादा रहा वहां उन्हीं दलों को जहां महिला से संबंधित मुद्दे थे वो थे। और ये जो मिथिला कोसी सीमांचल के कई हिस्सों में कुर्मी, यादव, दलित और महादलित समुदाय की महिला जो वोटर्स होती हैं वो उन्हीं को अगर आप देखते हैं, महिलाओं का धार्मिक समारोह में भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए इस जातीय निष्ठा को करके क्रॉस कास्ट वोट के एक तैयारी है, ऐसा शिलान्यास मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा है। हम लोग अगले फेजेज में एक एक सीट का भी वो करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए, क्योंकि बिहार के चुनाव पर मेरी दिलचस्पी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी, लेकिन कल एक और दूसरा मुद्दा भी है, क्योंकि राहुल गांधी अपने हिसाब से एटम बम फोड़ चुके हैं। चुनाव आयोग के साथ अब वो उलझे हुए। चुनाव आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि वो शपथ के साथ भेजें तो जांच होगी, क्योंकि शपथ के साथ आप फिर बाद में झूठे आरोपों से बच नहीं सकते हैं, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नहीं होंगे। एक उम्मीदवार भी, एक कैंडिडेट भी सामने आ चुका, अलग अलग सारा मीडिया इस वक्त अब राहुल गांधी के उस दावे की जांच करता हुआ दिख रहा है जो ये बताना चाहे कि आखिर वो जो उन्होंने दावे किए हैं वो कहीं सही बैठते हैं या नहीं। उस पर आपने देखा कि जिस तरह से श्रीवास्तव सामने आता है वो अपना पूरा का पूरा वो बताते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लिया है और उस दौरान वो ट्रांसफ़र किया है। हालांकि एक एपिक का उसमें कोई मामला सामने आया है, दूसरे एक जगह कोई और एक मीडिया वाले वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे कि उन्होंने एक दूसरी जगह पर भी पहुंचे जो 2 उम्मीदवारों का नाम दिया था, उसमें वहां वो घर नहीं मिला। लेकिन ये 1 लाख वोटर्स का मतलब, अगर वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट 14 लाख थी तो आप 14वां हिस्सा समझ सकते हैं, यानी हर एक 14वें वोट में गड़बड़ है, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन वो आरोप कम से कम जस्टिफाई नहीं होता है। जिस सूची की बात की मैं सुन रहा, ओपी रावत साहब का कहना ये था कि ये जो सूची है ये इनके डाटा को बचाया जाता है, ये चुनाव आयोग का वो है कि किसी भी तरह से उस डाटा की प्रोटेक्शन की जाती है, लिहाजा उसकी फोटो डाली हुई है, स्कैनिंग करके डाली हुई है, ताकि ओरिजिनल के अंदर चेंज ना हो सके, रीच में चेंज ना हो सके। ये एक वो है जो उनका विश्लेषण है। मुझे लगता है जब ये कोर्ट में जाएगा, अगर राहुल गांधी इसको लेकर कोर्ट में जाते हैं तो, क्योंकि एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी ये कह चुकी कि कोर्ट कोई नहीं होता जो ये तय करे कि कौन भारतीय है कौन नहीं। हालांकि जो सारे मुकदमे हैं जिसमें राष्ट्रद्रोह कहा जाता है उसमें अदालत ही फैसला करती है, कोई नेता या कोई संसद या वो नहीं फैसला करते, कानून बना सकती हैं। तो अब उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का जो जिक्र किया था और उसका तो आदित्य का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में था, जो पता था वो वोटर लिस्ट में वो उनके घर पे था। ये मकान चूंकि किराए पे है, ये कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ है, वो बेंगलुरु में रहते हैं और उन्होंने अपने उस पर ये भी कहा। तो चुनाव आयोग का जो अगर हम देखें तो एक ही नाम, एक ही नंबर जो है वो एपिक का राहुल गांधी ने बताया था, उनका 3 राज्यों में एक ही नाम आदित्य श्रीवास्तव का वोटर लिस्ट दर्ज है। यूपी की लखनऊ में पूर्वी विधानसभा में 630 नंबर पर दर्ज था, यहाँ पिता का नाम है। इसी एपिक नंबर पर बेंगलोर के अर्बन में है उनका
बूथ का नाम दिया और मुंबई में उनका ये है, एक ही एपिक के साथ दर्ज है। इसी तरह विशाल सिंह का एक बेंगलुरु की विधानसभा में 174 माधेपुरा, और यही फिर उनका वाराणसी की विधानसभा में दर्ज है। अगर इसको देखते हैं तो अगर हम लोग ये देखें, रिणवा ने तो, चूंकि जो नवदीप रिणवा है जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उसको खारिज किया था। माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि हम लोग इस पर ज़्यादा जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसको अमित शाह के उसके साथ जोड़ता हूँ, जिन्होंने इस SIR की लड़ाई को सीधे क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जो भारत के साथ होगा, जो भारत का नागरिक होगा, वही वोट दे पाएगा। उन्होंने इस पूरी चीज़ को सीधे तौर पर जो राहुल गांधी और जो तेजस्वी है उनकी जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई उन 65 लाख वोटरों के नाम हटाने को लेकर एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की है, उस पर सीधा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ जिसका वहाँ वोट होगा, जो वहाँ का नागरिक होगा, वही वो वोट डाल पाएगा और किसी को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है, ये उन्होंने SIR पर अपनी तैयारी के साथ ये बता दिया कि वो चाहते क्या हैं। यानी SIR की लड़ाई को अब ग्राउंड पर लड़ने की तैयारी हो रही है। और जो 65 लाख है उनका तो कोर्ट में फैसला होना ही है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि अगर अमित शाह ये कहते हैं कि बाहरी लोगों को, तो इतनी बड़ी तादाद में बाहरी लोगों का आना दोनों के लिए परेशानी का बायस हो सकता है, क्योंकि 11 साल से एक पार्टी सत्ता में है, खासतौर से जिस पर बॉर्डर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आ जाएं कि उनको घुसपैठियों से वो चुनाव के रिजल्ट प्रभावित होने लगे, ये आपको कुछ हिस्सों में दिख जरूर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा एग्जेजरेशन है। लेकिन ये एक लड़ाई ज़रूर है जिसको अमित शाह ने शुरू किया है, जिसको अमित शाह ने साफ कहा है कि हमारा जो लड़ाई का वो है, हम लोग किस पर बेस करेंगे। SIR की उस पूरी लड़ाई को अब अमित शाह ये चाहते हैं कि जिस पिच पर कांग्रेस और RJD खेल रही है, उसी पिच पर वो पहुंच जाएं। मुझे लगता है कि ये एक SIR का डिसीज़न भी एक बड़ा डिसीज़न होगा। इस पर अब अदालत में जो फैसला होना है, इस पर इंचार्ज यही होगा कि अगर हम अदालत में जिस लड़ाई में अगर कुछ भी चेंज आता है, तो वो बिहार के चुनाव को बोल सकते हैं। क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि भारत में जन्म नहीं तो वोटिंग राइट नहीं। इस बड़ी खबर को हम लोग कह सकते हैं कि ये SIR का एक ऐसा बड़ा मसला है जिसको उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बांग्लादेश से आकर बिहार में घुसपैठिए, बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। लालू और कांग्रेस पार्टी इसको बचाना चाहती है, क्योंकि घुसपैठिए उन पार्टियों का वोट बैंक है। अब ये देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। लेकिन मैंने आपको उन रणनीतियों की तरफ बात की जो अब आजकल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ चला रहे हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जातीय गणित पर ही तय होनी है। ये एक नया, मुझे लगता है कि एक नई रणनीति है जो जातीय गठबंधन को तोड़ने की तरफ बढ़ती है। अब बाकी तो अदालत में फैसला हो ही जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चुरा कर PM बने हैं, उस पर चौकी सवाल जवाब चल रहे हैं। अदालत में वो देते हैं या नहीं, क्योंकि जब ये बहस होगी SIR पर, जो बिहार में बहस चल रही है, क्या इसको शामिल करा सकते हैं, तब ये और दिलचस्प होगी। क्योंकि उन्होंने ये तो तय कर दिया कि वो एफिडेविट देने नहीं जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया कि वो एफिडेविट के बिना इनकी जांच करेगा नहीं। तो एक जगह जाकर रुक गई है लड़ाई। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोगों के मैं ट्वीट देख रहा था जो बहुत ही खतरनाक है, जिस बात का मैं जिक्र बार बार करता हूं कि जब आप सारी संस्थाओं पर वो उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तब आप ये तय करते हैं कि इस देश में एक अफ्रीकी कंट्री की तरह लॉलेसनेस है। जिसमें से एक किसी महिला का ट्वीट था जिसमें उसने आग लगाने की बात की थी, मतलब ECI को भी, और सड़क पर खींच के लाने। उसने उनका राजीव कुमार का जो है, जो पूर्व जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके फ़ोटो के साथ इस तरह की टिप्पणियाँ थी। तो मुझे लगता है ये टूल किट है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम को तोड़ने की। तो आज हमारा एक विषय पर जो वीडियो है वो यही है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। हमारे वीडियो जो पिछले कुछ समय से मुझे लगता है थोड़ा सा एक ऊपर बढ़ते हुए रुके हैं, उनको फिर से हम लोग वापस उसी से, वो भी कम था लेकिन हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम धीरेन्द्र डायलॉग पर वो कविताएं पढ़ेंगे जिन पर कभी बैन लगा दिया गया था, क्योंकि आज 9 अगस्त भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।